गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम रियल नंबर क्लास 10 जो कि चैप्टर फर्स्ट है मैथमेटिक्स का, उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी जितने क्वेश्चंस थे हमने 1 बाय 1 करके सॉल्व किया। आज इस क्लास में हम उन मेन पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और उन टॉपिक पे भी थोड़ा सा ज़्यादा इंसिस्ट करके बात करेंगे जो टॉपिक थोड़ा सा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होता है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं इस टॉपिक को और रिवाइज करते हैं पूरा चैप्टर एक ही क्लास में। चैप्टर का नाम जैसे मैंने बताया रियल नंबर्स। रियल नंबर्स दो नंबर से मिलकर बना होता है, इरैशनल नंबर जिसको हम एस से भी डिनोट करते हैं और रैशनल नंबर जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर को अगर नाम इसका देखोगे तो बना है ये रेशियो से, यानी वो सारे नंबर जिनको तुम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन इसके साथ कंडीशन ये है p एंड q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये इंटीजर होना चाहिए, ये पहली शर्त है इसके साथ। और दूसरा q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर तुम किसी नंबर के नीचे तुम जीरो रख दोगे, राइट, तो इसका आंसर आता है इन्फिनिटी, राइट। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि रैशनल जो वर्ड है ना उसका मतलब होता है तार्किक या लॉजिकल। तो रैशनल का मतलब लॉजिकल कुछ होना चाहिए, और यहाँ पे जीरो से तुम डिवाइड कर रहे हो तो इन्फिनिटी आता, अनंत। अनंत की कोई लॉजिक नहीं हो सकती, तो इस तरह से भी याद कर सकते हो। फाइनली ये याद होना तुमको ज़रूरी है कि p और q इसमें इंटीजर हो और q कभी भी ज़ीरो नहीं हो। तो ऐसे सारे नंबर जिनको p/q के फॉर्म में तुम लिख सकते हो उनको बोलते हैं रैशनल नंबर। अब इस रैशनल नंबर में जितने हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, जितने नेचुरल नंबर होते हैं यानी 1 2 3 4, जितने होल नंबर यानी जीरो और 1 2 3 4, इस तरह से जितने इंटीजर्स होते हैं यानी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो भी, ये सारे इंटीजर्स, और साथ ही साथ जितने फ्रैक्शन वाले नंबर होंगे जैसे 1/2 1/3, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स, राइट, इन सबको इंक्लूड कर दोगे तो ये सब के सब रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने नेचुरल नंबर लिया 1, तो इसको p/q के फॉर्म में हमने लिख दिया, वैल्यू नहीं चेंज की, सिर्फ एक्सप्रेशन चेंज करके p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे जीरो है, जीरो भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि जीरो यहाँ पे न्यूमरेटर के साथ है ना कि डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, तो इसका मतलब जीरो भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह फ्रैक्शन तो ऑलरेडी p/q के फॉर्म में होते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, रैशनल नंबर होते ही होते हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर अगर इस तरह से लिखा हमने p/q के फॉर्म में नेगेटिव में है तो भी ये रैशनल नंबर होगा। इन शॉर्ट, अगर जैसे मैं 3.12 लिख दूं तो क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन बोलती है कोई सा भी नंबर जिसको तुम p/q के फॉर्म में लिख सकते हो वो रैशनल नंबर होगा। क्या इसको लिख सकते हो? देखो यहाँ पे ऐसे किया, जीरो किया, राइट, डिसिमल पॉइंट हटाया, ये अभी वैल्यू हमने चेंज नहीं की, सिर्फ एक्सप्रेशन बदल दिया, तो ये नंबर क्या हुआ? ये इंटीजर, ये जीरो भी नहीं, तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर हुआ, ठीक है। तो रैशनल नंबर मीन्स एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रैशनल नंबर। इरैशनल नंबर इसका जस्ट अपोजिट होता है। इरैशनल नंबर को तुम मान लो s कोई इरैशनल नंबर है तो तुम इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। हमारे पास कोई ऐसा मेथड मौजूद नहीं है जिसके द्वारा हम इरैशनल नंबर को इस तरह से एक्सप्रेस कर सके। और बाकी की कंडीशन सेम है, p एंड q इंटीजर्स और q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास मैथमेटिक्स में ऐसा कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। तो इरैशनल नंबर का कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, करेक्ट। तो इरैशनल नंबर का जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है हम बोलते हैं पाई, राइट।
और पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जब तुम देखोगे 314159265358979 इस तरह से इसकी वैल्यू होती है, अनंत तक ऐसे बढ़ती जाती है। जैसे √2 है, राइट, इसकी वैल्यू तुम देखोगे तो 1.414213562373 इस तरह से होता है। ठीक है, अब जैसे इसको देख लो, ठीक है, तो 1/7 की ये वैल्यू हुई। देखो, रैशनल और इरैशनल नंबर को डिफरेंशिएट करने का, अंतर करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि जहां पे भी तुमको कंफ्यूजन हो उस नंबर का डिसिमल एक्सपेंशन कर दो, यानी उसको दशमलव के फॉर्म में लिख दो। तो जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन तुमको बता देगा कि नंबर रैशनल है या इरैशनल है। इसीलिए ये जो Q लिखा गया है ना, क्वेश्चन, राइट, रैशनल नंबर को Q से लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमको बता देगा कि नंबर रैशनल है या इरैशनल है। देखो यहां पे तुम देखो 1/7 की वैल्यू आ रही है 0.14 ये 2 होता है, यहां पे तुम करोगे 2857 होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो जब 1 को 7 से डिवाइड करोगे इस तरह से नंबर आएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद तुम देखोगे अगर फर्दर तुम डिवाइड कर रहे हो तो यही नंबर फिर से रिपीट होगा, यानी 1 4 2 8 5 7 इस तरह से, और उसके बाद दोबारा से रिपीट होगा। तो तुम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसमें देखो ये डिजिट्स का जो ब्लॉक है, इतना 6 डिजिट्स का ब्लॉक है, ये बार बार रिपीट होगा, राइट। जबकि यहाँ पे अगर तुम ब्लॉक बनाना चाहो तो यहाँ पे ब्लॉक नहीं बना पाओगे। जैसे मान लो 2 डिजिट का बनाते हो, अब तो यहाँ पे 1 4 के बाद 1 5 आ गया, करेक्ट। यहाँ पे तुम बनाना चाहो तो डिजिट्स का ब्लॉक नहीं बना सकते। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो इरैशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, या इसको हम नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं, नॉन रिकरिंग को। ठीक है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जब इसका डिसिमल एक्सपेंशन तुम करोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता जाएगा और तुम ऐसे डिवाइड करते जाओगे, और उसके बाद डिसिमल के पॉइंट के बाद जब तुम नंबर्स को देखोगे तो तुमको नंबर में कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, यानी एक डिजिट या डिजिट्स का ब्लॉक ऐसा नहीं होगा जो बार बार रिपीट होगा, यानी रिपीटिंग ब्लॉक नहीं मिलेगा जैसा कि तुमको रैशनल नंबर में यहां पे मिल रहा है, राइट। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट भी ना हो, जिनमें हमेशा रिमाइंडर आता जाए और जो रीऑकर ना करे, वो बार बार पाए भी ना जाए, मतलब रिपीटिंग ब्लॉक ना मिले, तो उनको रैशनल नंबर बोलते हैं। जबकि रैशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो इसमें टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जो टर्मिनेटिंग हो, और ऐसे भी नंबर हो मिल सकते हैं इसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ये भी हो सकता है। लेकिन फर्क ये है इरैशनल नंबर से कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, लेकिन ये रिकरिंग होते हैं। रीअकरिंग मतलब रीऑकर, बार बार ब्लॉक होगा डिजिट का, या रिपीटिंग ब्लॉक होगा जो बार बार रिपीट करेगा, राइट। तो नॉन रिकरिंग को रिपीटिंग भी बोलते हैं। तो हमने अंतर ये समझा कि अगर रैशनल नंबर होगा, डिसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिकरिंग डिसिमल एक्सपेंशन तुमको इसमें दिखाई पड़ेगा। तो वो सारे नंबर रैशनल। तो रैशनल नंबर को 2 तरह से समझ सकते हो, सारे नंबर जिनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, p और q इंटीजर न हो, q इक्वल नहीं हो 0 को, तो रैशनल नंबर। अगर डिसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे नंबर होंगे जो टर्मिनेट हो जाएंगे, ऐसे नंबर होंगे जो टर्मिनेट तो नहीं होंगे लेकिन उनमें रिपीटिंग ब्लॉक मिलेगा, तो उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक बात है। अब इरैशनल नंबर में जाओगे तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा। अब इसमें बहुत से नंबर आ सकते हैं, जैसे मान लो क्लास 9 में तुमने पढ़ा था ना, एक एग्जाम्पल 15015
0015 00015 4 टाइम्स 0 इस तरह से बढ़ता जाएगा। जैसे √7 हो गया, √11 हो गया, √15 हो गया, √19 हो गया। अब इससे ये नहीं सोचने लगना कि अंडर रूट में जितने नंबर होते हैं सब के सब इरेशनल नंबर ही होते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर का नंबर आ गया, जैसे 4 का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट अगर तुम निकालोगे तो कितना 2 आ जाएगा। 2 तो एक इंटीजर है और इंटीजर होता है रैशनल नंबर। तो ये भी देखना, परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर नहीं है, रूट में है, क्यूब रूट में है, फोर्थ रूट में है, लेकिन पूरी वैल्यू जब उसकी तुम फाइंड करते हो तो कोई इंटीजर वगैरह नहीं आता, तो तुम समझ जाना वो इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई। अब इसमें जो इरेशनल नंबर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन आता है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अब ऐसा नहीं कि √5 ही कर, √3, √7, √2 इज इरेशनल, ये प्रूफ करना। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इरेशनल नंबर में पूछा जाता है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट, अब यहां पे दिया है √5 + 3 इज इरेशनल। तो जैसे मैंने तुमको क्वेश्चंस में समझाया है, कई क्वेश्चन सॉल्व भी कराए हैं, ये तो इजी होता है, ये वाला थोड़ा सा देखना होता है, थोड़ा सा देखोगे तभी इसको प्रॉपरली तुम कर पाओगे। तो इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मौजूद होगी कि इस तरह के नंबर को कैसे प्रूव करना है, उसको जरूर से चेक करना, क्योंकि इरेशनल नंबर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, अब जैसे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ध्यान से देखना, पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तुम बुक में भी देखे होगे 22/7 लिखी होती है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होती है, तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू इरेशनल नंबर है। लेकिन 22/7 जो वैल्यू यहां पे लिखी होती है वो वैल्यू होती है रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 22 एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है। इंटीजर का रेशियो जो होगा उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, और यहाँ पे 7 0 भी नहीं है, तो ये सारी कंडीशन किसकी फुलफिल कर रहा है? इसकी फुलफिल कर रहा है। अगर 22 को 7 से तुम डिवाइड करोगे तो तुम देखोगे रिपीटिंग ब्लॉक। क्या देखोगे? रिपीटिंग ब्लॉक देखोगे। जैसे ये 6 डिजिट है ना, तो रिपीटिंग ब्लॉक तुमको दिखेगा। कई बार ऐसा होता है, तुम कुछ डिसिमल पॉइंट के कुछ डिजिट तक डिवाइड करते हो और देखते हो कुछ रिपीट नहीं हो रहा, छोड़ देते हो। लेकिन ये श्योर रहो हमेशा कि इंटीजर ऊपर है, इंटीजर नीचे है, तो हमेशा रिपीटेशन होगा, चाहे कई डिजिट के बाद हो, लेकिन रिपीटेशन हमेशा होता है। जैसे मान लो कि ये 61 है, अब 61 से 1 को डिवाइड कर रहे हो तो रिपीटेशन तुमको दिखेगा नहीं। लेकिन ये सोचो कि ये P है, ये Q है, राइट? ये P है, ये Q है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिपीटेशन तो होगा। 60 डिजिट का एक ब्लॉक बनेगा जो बार बार रिपीट होगा, राइट? अब जैसे यहाँ पे 7 है ना, यहाँ पे 7 है, देखो 6 डिजिट का ब्लॉक बनता है। तो एक चीज ये भी ध्यान में रख लो कि जो नंबर रिपीटेशन करेंगे, तो यहाँ पे अगर तुमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं रखा है, यानी को प्राइम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर 1 कॉमन है तो को प्राइम है, को प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे नीचे वाली डिजिट देखो, नीचे वाली डिजिट जैसे 7 है, राइट? तो रिपीटिंग ब्लॉक में जो डिजिट्स होगी वो 7 से हमेशा कम होगी। आई रिपीट, 7 से हमेशा कम होगी। यहाँ पे 61 है, तो रिपीटिंग ब्लॉक जो डिजिट होगी वो इससे हमेशा कम होगी, यानी 61 से हमेशा कम होगी। समझ में आई बात? तो ऐसा नहीं है कि 17 में तुमने इतनी डिजिट के बाद रिपीटेशन हो रहा है तो 161 में रिपीटेशन नहीं हो सकता है, कैलसी से इंफॉर्मेशन नहीं मिले, राइट? क्योंकि वो कुछ डिजिट तक है। लेकिन ये श्योर रहना कि इसमें रिपीटेशन जरूर होगा, और रिपीटेशन जो ब्लॉक होगी डिजिट्स की वो 61 से हमेशा कम होगी। इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन, राइट? अब रिपीटेशन कैसे होता है? रिपीटेशन ये भी समझ लो, जैसे मान लो यहाँ पे 1/3 है, राइट? तो 1/3 होगा नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग होगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आता है 0.3333, इस तरह से चला जाता है, राइट? रिपीटेशन कितनी डिजिट के बाद होगा, अगर ये तुमको पता करना है, किसमें? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल में अगर पता करना है, तो
जानते हो ये किस लॉजिक पे, यहां पे 9 तुमने रखा, अब 9 को 3 से डिवाइड किया तो एक ही 9 पे डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब रिपीटेशन एक डिजिट के बाद होगा। देखो 0.3 रिपीटेशन चालू हो गया पहली डिजिट से, ठीक। अब ये 7 है, 7 में 9 9 9 9 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद रिपीटेशन शुरू हो रहा है। अब तुम 7 से 9 9 9 9 9 9 को डिवाइड करोगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। यानी कितने बार 9 ऊपर होता है, जब डिनोमिनेटर पूरी तरह से डिवाइड कर देता है तो जो डिजिट्स होती है ना उनका नंबर उतना ही होता है। तो यहाँ पे 7 7 7 7 यानी 5 डिजिट। अब इसको तुम डिवाइड करके देख लेना, पूरी तरह से नंबर डिवाइड हो जाएगा। इसके पहले अगर मान लो तुमने 2 डिजिट है 9 9 लिया, डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, 3 पे भी नहीं डिवाइड होगा पूरी तरह से, 4 पे भी नहीं, 5 पे भी नहीं, 6 पे करोगे तो पूरी तरह से नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो ये लॉजिक होती है कि कितनी डिजिट का रिपीटेशन होने वाला है। अब 61 है, लेट्स से 61 60 डिजिट पे रिपीट हो रही है, इसका मतलब 60 टाइम में 9 होगा, 61 से जब डिवाइड करोगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिसिमल की। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है टर्मिनेटिंग डिसिमल की, उसके बारे में समझ लेते हैं। मिटा दूं इसको, ये तो समझ गया, ठीक है। टर्मिनेटिंग डिसिमल, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की बात हुई, ठीक है। अब ये टर्मिनेटिंग वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। कोई भी नंबर अगर तुमको दिया गया है, ठीक है, और उसमें तुम चेक पहले करना है कि को प्राइम है कि नहीं। मैंने क्या बोला, को प्राइम है कि नहीं, ये तुमको पहले चेक करना है ध्यान से। और को प्राइम मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो नंबर को प्राइम होता है। अगर को प्राइम नंबर है, नीचे तुमको देखना है डिनोमिनेटर में अगर 2 है या डिनोमिनेटर में 5 है, राइट, या ऐसा है कि 2 की पावर n m की और 5 की पावर n, यानी 2 और 5 का ही फैक्टर अगर डिनोमिनेटर में को प्राइम नंबर में प्रेजेंट है, तुम ये समझ जाना कि ये नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए अकेले, या 5 होना चाहिए, या 2 5 का कॉम्बिनेशन। इसके अलावा कोई तीसरा कॉम्बिनेशन आ गया तो समझ जाना कि वो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिसिमल में, जैसे 1/3 वाला, राइट। तो देखो 1/3 किया तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग होगा। 1/7 नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। देखो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, यही डिजिट देखो इतनी 6 डिजिट रिपीट होगी बार बार, ठीक है। अब जैसे 1/11 तो 2 और 5 के अलावा अगर मान लो इस तरह की सिचुएशन आ जाए, यहाँ पे 1 है, 2 है और 5 है और यहाँ पे 3 भी है, 3 भी है, तो समझ जाना कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल में आने वाला है। अगर ये हटा दो तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो मतलब 2 और 5 के ही फैक्टर अगर डिनोमिनेटर में मौजूद है को प्राइम नंबर में, तो ये समझ जाना टर्मिनेटिंग होगा। अब इसमें जानते हो कंफ्यूजन या क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे 7 लिखा और यहाँ पे 3 है और मान लो कि यहाँ पे 2 है और 5 है और यहाँ पे 7 है। अब ये नंबर पूरा मिला के लिख दिया गया, ऐसे कुछ लिख दिया, 2 पंजे 10 और 10 से 3 70, इस तरह से लिखा गया, ठीक है। तुमको दे दिया गया और तुमसे बोला गया कि चेक करो बगैर किसी डिवीजन के कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तुम इसके फैक्टर बनाओगे और फैक्टर आएगा ये वाला 2 5 7, तो नीचे देखोगे 7 है और तुम टिक मार दोगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, क्यों? क्योंकि तुमने 7 देखा, लेकिन ये को प्राइम तो नहीं है ना। पहले इसको कैंसिल करो, अब क्या बचा तुम्हारे पास? अब तो सिर्फ यही बचा, ये बचा। अगर ये बचा अब तुम ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, करेक्ट, क्योंकि इसमें फैक्टर 2 और 5 का ही है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से इधर उधर घुमा के तुमसे पूछे जा सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन टर्मिनेटिंग में इस तरह से भी आते हैं, ध्यान से देखना। देखो एक नंबर दिया गया है, उसको तुमने को प्राइम बना दिया, यानी ऊपर और नीचे जो भी कॉमन फैक्टर है उसको हटा दिया। उसके बाद इस तरह की सिचुएशन आई 2⁵ पावर 5। अब तुमसे पूछा गया डिसिमल पॉइंट के कितने डिजिट के बाद टर्मिनेशन होगा, राइट।
तो तुमको यहाँ पे जो 2 के ऊपर 5 है ना, यही देख के बता, 5 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। देखो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 2⁻², तो कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा? 2 डिजिट के बाद। करके देख लो, 2 2 = 4, तो ये 4 किया हमने, 1 किया, यहाँ पे दशमलव बढ़ाया, 0, 4 तो नहीं, 8 हो गया, 10 में से 8 2, ये क्या 4 पंजे 20। देखो डिसिमल पॉइंट के 2 डिजिट के बाद टर्मिनेशन हो गया। तो जो 2 के ऊपर पावर है उससे हम देखते हैं, या 5 के ऊपर पावर होती है उससे भी देखते हैं। जैसे 5 की रेज़ टू पावर 2 है, इसका मतलब 2 डिजिट के बाद टर्मिनेशन हो जाएगा। अच्छा, ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है 2 रेज़ टू पावर 3 है और 2 रेज़ टू पावर 5 है, तो अब कितनी डिजिट के बाद टर्मिनेशन होगा? तो तुम बोलना जो मैक्सिमम है, सॉरी ये 5 है, 5 के पावर 5 है, तो 2 और 5 में देखा जिसमें मैक्सिमम पावर है 5 है ना, तो 5 डिजिट के बाद टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5 डिजिट आएगी, उसके बाद टर्मिनेटर नंबर खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि ये 7 हो जाए, अब ये 5 हो जाए, तो जो मैक्सिमम वाला है वो तुमको लेना है, यानी 7 डिजिट के बाद टर्मिनेशन होगा। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में तो यही मेन क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको दिया जाएगा एक नंबर, बोला जाएगा विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन तुम ये डिसाइड करो, ये बताओ कि नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब तुमने टर्मिनेटिंग 2 और 5 देख लिया, अब तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा कितनी डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, तो कैसे पता करोगे? 2 के ऊपर या 5 के ऊपर जो पार है, अगर 2 5 दोनों है तो मैक्सिमम जो पार है। ठीक है, अब जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ऐसा हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग वाला, तो वो कैसे डिसाइड कर, कितने 9 ऊपर है, राइट? जब नंबर पूरी तरह से, जैसे 7 है, 7 6 डिजिट के बाद रिपीटेशन शुरू होता है, इसका मतलब 9 6 टाइम होगा, 7 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, चलो, तो ये तो हमने पढ़ी रैशनल और इरैशनल नंबर के बारे में। इसमें हमने टर्मिनेटिंग भी पढ़ लिया, नॉन टर्मिनेटिंग भी पढ़ लिया, राइट? अब हम जो टॉपिक इसमें रैशनल नंबर में आते हैं हमारे पास, इंटीजर के बारे में, राइट? एक इंटीजर भी होता है, इंटीजर भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 2, ये क्या रैशनल नंबर है? क्योंकि हम इनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2/1 का मतलब ये p, ये q, ये 0 भी नहीं, तो इसका मतलब p, यानी इंटीजर्स जितने होते हैं p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंटीजर्स के बारे में। देखो, अब ये मिटा दूं, आई होप इसकी ज़रूरत अपन को नहीं पड़ेगी। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 का, वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? सिंपल डिवीजन करने का एक मेथड है। अगर प्रॉपर डिवीजन करते हो उसी को एक फॉर्म में लिख दोगे, उसी को बोलेंगे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो। मैंने क्या बोला? इंटीजर, पूरे नंबर की बात हो रही है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पूरे नंबर की बात कर रहा है, 1 2 3 4 1.2 1.3 इस सब की नहीं, इंटीजर की बात करता है। BQ + R, और इसमें बोलता है कि R बराबर होगा 0 के या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा जो डिवाइजर होगा उससे छोटा होगा। A क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर होता है नंबर सिस्टम में कोई भी। अब देखो, जैसे मैं B की जगह, डिवाइजर की जगह 3 लिख दूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो सिचुएशन ये होगी ये, राइट? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है, जैसे अब 3 का एग्जाम्पल लेके हम चल रहे हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है अगर 3 से तुम नंबर सिस्टम में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हो, अगर डिवाइड करोगे तो या तो ऐसा होगा वो जो नंबर होगा वो पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी सिचुएशन ये होगी कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। पूरी तरह से डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ? कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। या ऐसा हो सकता है कि 1 रिमाइंडर बच जाए, या ऐसा हो सकता है कि 2 रिमाइंडर बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 3 रिमाइंडर बच जाए। 3 रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ कि तुम एक बार टेबल और पढ़ सकते थे जो तुमने पढ़ी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन लिखी होती है कि जो डिवाइजर तुमने फिक्स किया है उस डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 तक गए लेकिन 3 तक नहीं जाएगा। अगर मैं 5 का एग्जाम्पल लेता तो मैं बोलता 5Q + 0, 5Q
+1, उसके बाद 2, 3, 4, लेकिन 5 तक नहीं, 4 तक ही, ठीक। तो इस तरह से नंबर सिस्टम में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनको रिप्रेजेंट करने का बेहतरीन तरीका हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बताता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रूफ करने वाला, राइट। अगर तुम इस लॉजिक को समझ गए तो तुम प्रूफ भी कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q + 1 3q + 2। तो ऑब्वियसली तुम उसको लिख सकते हो, तुम बोलोगे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन राइट a is equal to bq plus r where r is equal to 0, r greater than 0 but always less than b or divisor, and according to that तुम ये फॉर्म लिख सकते हो और नीचे लिख देना hence prove that any positive integer is of the form 3q + 1 3q + 2। तो ये जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, मैंने बहुत से क्वेश्चंस कराए, कुछ क्वेश्चंस तो बुक से कराए एनसीईआरटी बुक से, और बहुत से क्वेश्चंस थे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में थे उसको मैंने कराए। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक नया अलग सा ही फोल्डर है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लेना ताकि तुमको बेहतरीन आइडिया हो जाए। दो ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम क्लास 10 में करते हैं, एक तो ये प्रूफ करने वाला और दूसरा हम HCF निकालने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा कई स्टेप में इस्तेमाल करते हैं, तो इसका नाम हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, राइट। तो एक दूसरा यूज़ जो हम करते हैं वो करते हैं हम HCF निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। उसमें हम क्या करते हैं, कई क्वेश्चन मैंने इस पे भी सॉल्व कराए तुमको, बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कराए। तो HCF निकालने के लिए करते हैं, HCF में हम क्या करते हैं, कोई नंबर दिया रहेगा एक छोटा, जैसे मान लो कोई सा भी नंबर ले लेता हूँ मैं, मान लो 332 है और यहाँ पे 22 है, ठीक है। इन दोनों का मैं HCF निकालना चाहता हूँ, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF निकाल सकता हूँ। कैसे, बड़े नंबर को तुम यहाँ पे रखो, डिविडेंड बनाओ और 22 यहाँ पे कर दो, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं, a is equal to bq plus r, राइट, वेयर r is ये वही सेम सिचुएशन b इस तरह से। अब इसमें 332 तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डिवाइजर 22 बनाना पड़ेगा। अब इसको डिवाइड करोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 22, राइट। 3 में से 2 माइनस करोगे 1। अब यहाँ पे 2 तुमने उतार लिया। उसके बाद तुमको सोचना पड़ेगा कि हम कितनी बार इसमें टेबल पढ़ें, राइट। इसी को बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इसी को बना देते हैं डिवाइजर, ये गलत हो जाएगा। पहले यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं उसको ख़त्म करो। ये रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो तुमको अब यहाँ पे मान लो तुमने 5 टाइम टेबल पढ़ी, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 1 11, 110 हो गया, राइट। तो यहाँ पे 2 बचा, राइट। अब 2 लास्ट में जो बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। अब इसको डिवाइजर बना दो। तो हमने यहाँ पे 22 में 5 टाइम टेबल पढ़ी, तो रिमाइंडर हमारे पास आया 2। अब इस 22 को हम क्या बना देंगे, डिविडेंड, और इस 2 जो रिमाइंडर है इसको बना देंगे डिवाइजर। और हम यहाँ पे 4 बार टेबल पढ़ेंगे ना, 5 चौक 20, यहाँ पे 2 बचेगा। यही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं इस तरह से। तो हमने पढ़ा 5 चौक 20, राइट, यहाँ पे 2 आया। अब 2 को हम डिवाइजर बना देंगे और इसको डिविडेंड बना देंगे, तो 2 1 2। तो लास्ट स्टेप में जब 0 आ जाता है रिमाइंडर, तो डिवाइजर ही हमारा बन जाता है HCF। तो इसको क्या करेंगे, 5 चौक 20 हमने किया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे 20 और रिमाइंडर हमारे पास 2 आया। तो हाँ 2 आया था, हमने यहाँ पे कुछ तो गलत किया, इसको यहाँ पे 2 रखेंगे ना। यहाँ पे हमने 10 रखना था, हमने 10 नहीं रखा, तो ये 10 कर दिया। तो 10 2 = 20 और 2 जोड़ देंगे 22। अब यहाँ पे इसको 2 कर दिया हमने, यहाँ पे 2 कर दिया और 1 टाइम टेबल पढ़ा, रिमाइंडर 0 आया, तो यही हमारा हो जाता है HCF। तो HCF निकालने का ये तरीका हुआ। इसमें हम रिमाइंडर 0 करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उसी स्टेप में जो डिवाइजर होता है वही हो जाता है हमारा HCF। अब इस एक स्टेप इस्तेमाल किया, तो अब सारे स्टेप को मिला के हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम।
अब ये एल्गोरिदम जो वर्ड आया है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के कई स्टेप इस्तेमाल करते हैं अगर हम, राइट, डेफिनेट स्टेप हम यूज करते हैं तो उसी को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। इसमें यहाँ पे जो एचसीएफ आता है वो एचसीएफ 332 और 22 का एचसीएफ हो जाता है, क्योंकि 2 और 0 का तुम एचसीएफ निकालोगे तो वही एचसीएफ आएगा जो 2 और 22 का आता है। 2 और 22 का जो एचसीएफ आता है वही 22 और 332 का आता है। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एचसीएफ निकालने का, ये तरीका। अब देखो, जब एचसीएफ तुम निकाल लेते हो ना, तो एचसीएफ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी तुमको फटाफट से मैं बता देता हूँ। कोई भी नंबर, चाहे 2 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, एचसीएफ तुम निकाल रहे हो तो एचसीएफ जो छोटा नंबर होगा ना उसके इक्वल या उससे छोटा होगा। जैसे इस केस में हमने एचसीएफ निकाला 2, तो 2 क्या है, 22 से छोटा है, राइट। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो सबसे छोटा नंबर है उससे ज्यादा एचसीएफ आ जाए, नहीं, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको जीसीडी भी बोलते हैं। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी ये एक ऐसा डिवाइजर है जिससे इसको और इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी इसको और इसको पूरी तरह से एचसीएफ डिवाइड। एचसीएफ का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी होता है, यानी जिस नंबर का तुम एचसीएफ निकालते हो ना उसको अगर एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो ये एचसीएफ के बारे में हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। बड़ा आसान सा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का प्राइम फैक्टराइजेशन नाम भी है। डिटेल में मैंने वीडियो बनाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, उसको जरूर से देखना, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हम 2 चीजें निकालते हैं। क्या? एक तो हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं, एक एलसीएम, और एक फार्मूला है A इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन तो एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए यूज करते हैं, और एक यूनिट डिजिट, जैसे मान लो 6 रेज़ टू पावर n दे दिया गया तुमको, तुमसे बोला जाएगा कि n पे कोई वैल्यू रख दूं अगर मैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि यूनिट प्लेस पे यानी यूनिट डिजिट 0 आ जाए? तो ये भी तुमको डिसाइड करना होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। तो इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो चलो फटाफट से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना इसके मेथड से भी सीख लेते हैं। लिस्ट से मैं छोटा नंबर लेता हूँ, 20 है और मान लो 25 है, राइट। तुम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना चाहते हो तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, ठीक है। देखो जैसे मैंने किया, 2 है, 10 है, राइट, 2 है और ये 5 है, ठीक, ये 5 है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है ना, इनको पावर के फॉर्म में लिख दो, 2 रेज़ टू पावर 2 और ये 5, ठीक है। इसी तरह से 25 को जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे तुमने किया 5 × 5 = 25, ये, ठीक है। अब यहाँ पे 25 को तुम लिख सकते हो 5 रेज़ टू पावर 2। अगर तुम एचसीएफ निकालना चाहते हो 20 और 25 का, तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करके पावर के फॉर्म में लिख दिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, इसमें देखो कॉमन फैक्टर क्या, 2 तो कॉमन है नहीं, यहाँ है, यहाँ है नहीं, यहाँ है, यहाँ है, कौन सा नंबर है, 5 है। अब 5 में देखो कौन सी पावर छोटी है, ये छोटी है, तो स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर ही एचसीएफ होता है, तो इसमें 5 हो गया एचसीएफ। अब मान लो तुमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम 20 और 25 का निकालना है, तो जितने फैक्टर हैं उन सबको लेना। इसमें कॉमन फैक्टर ही लेते हैं, लेकिन एलसीएम में सारे फैक्टर लेने हैं। तो तुमको लेने हैं 2 और 5 दोनों उतार लिया तुमने। उतारने के बाद यहाँ पे तुमको देखना है कि हाईएस्ट एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखना है। तो इसमें देखो हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, 2 है, और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की 2 है, राइट। तो 2 दूनी 4 हो गया, अब 5 × 5 = 25 हो गया, राइट, 25 × 4 = 100 हो गया। तो इसका मतलब इसका एलसीएम आया 100। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो जो रिलेशनशिप के, जैसे मान लो 20 को तुम ए मान लेते हो, इसको बी मान लेते हो, तो 20 है और इंटू 25, राइट, ए इंटू बी कर दिया तुमने, ठीक। अब देखो ए इंटू बी कर दिया, तुम्हारे पास एचसीएफ कितना आया, 5 आया था, राइट। तो एचसीएफ यहाँ पे 5 आया था, ये 5 मैंने कर दिया, ठीक। एलसीएम तुम्हारा कितना आया, 100 आया, राइट। तो 100 आया था एलसीएम, ठीक।
देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा 25 दूना 50, राइट। कितना आया? इधर 500 आया। इधर देखो 5 को 100 से करोगे तो कितना आया? 500 आया। इसका मतलब ये जो नंबर है इसका तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ आता है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों इक्वल होगा, और इस तरह से ये फार्मूला हमको मिलता है। अब इस फार्मूले से फ़ायदा ये है कि अगर एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर दिया है, एलसीएम दिया गया है, ये है एचसीएफ, राइट। एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ नहीं दिया गया, तो इसकी फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। यानी इसमें अगर 3 कोई चीज़ दी गई है तो चौथी ऑटोमेटिकली तुम इस फार्मूले से निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ 2 नंबर के लिए ही लागू होता है। एलसीएम और एचसीएफ 2 से ज़्यादा 3 नंबर 4 नंबर का भी एलसीएम और एचसीएफ आ सकता है एग्जाम में। तो चलो कुछ और नंबर को लेके देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो एक नंबर है a की पावर 3 b की पावर 4 c, राइट। एक दूसरा नंबर है a की पावर 2 b की पावर 3 और यहाँ पे आया d। एक तीसरा नंबर है a क्यूब b क्यूब। अब इस 3 नंबर्स का ये मान लो कि प्राइम फैक्टर्स करके दिए गए हैं और तुमसे बोला गया है इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ के लिए मैंने तुमको क्या बोला है कि जितने कॉमन फैक्टर है वो उतारो। ए बी तीनों में है तो ए बी उतार लो, ठीक है। अब इसमें देखो जो लोएस्ट पावर है वो उतारो। तो ए में 3 है, ए में 2 है, ए में 3 है, तो लोएस्ट पावर क्या है? 2 है। अब बी में देखो 4 है, बी में 3 पावर है, बी में 3 पावर है, तो ये तुम 3 पावर ले लोगे। अब इसी तरह से एलसीएम निकालना है तो एलसीएम मैंने बोला सारे फैक्टर लेना, तो ए भी लेना है, बी भी लेना है, सी भी लेना है, डी भी लेना है, राइट। सारे फैक्टर ले लिया। अब इसमें हाईएस्ट पावर तुमको देखना है, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, बी की हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है, राइट। सी की हाईएस्ट पावर तो सी है, डी की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे डी ही है। तो यानी ए रेज़ टू पावर 3 बी रेज़ टू पावर 4 सी डी, ये एलसीएम और एचसीएफ हो गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। खाली कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर रहना चाहिए कि एलसीएम के केस में सारे फैक्टर को लो और इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो लेना है। एचसीएफ के केस में कॉमन फैक्टर सिर्फ लो, कॉमन फैक्टर, और इसमें जो लोएस्ट पावर है वो लेना होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ, एलसीएम के अंदर हमेशा एचसीएफ होता है, एलसीएम के अंदर एचसीएफ हमेशा अंदर उसके रहता ही रहता है, ठीक। एलसीएम जब आएगा तो जितने नंबर दिए गए हैं उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना उससे ज़्यादा होगा या उसके इक्वल होगा, और जब एचसीएफ आएगा किसी नंबर का तो जो नंबर दिया गया वो होगा उसमें जो छोटा नंबर है ना उस नंबर के इक्वल या उससे छोटा होगा। तो इन सब कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल जब क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा था तो किया भी है ना, तो कैसे क्वेश्चन हमारे फटाफट सॉल्व हो गए थे। तो ये तो इसका यूज़ हुआ। एक फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक का एक बहुत अच्छा यूज़ हमने देखा था, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक का, वो ये कि मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 रेज़्ड पावर n, राइट, और तुमसे पूछता हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि n की मैं कोई पावर रख दूँ तो लास्ट में 0 आ जाए, यानी कोई भी पावर 20, 2000, 10,000, 50,000, 9,000, 280 कुछ भी रखूँ मैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम मल्टीप्लाई करते जाएं और लास्ट में 0 आ जाए? इस तरह का क्वेश्चन भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे बेस्ड है। उसमें मैंने तुमको 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ाई। एक साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी में तो तुम देख के ही बता सकते हो नहीं लास्ट में 5 ही आएगा, राइट। साइक्लिसिटी जैसे मान लो 6 रेज़्ड पावर n है तो n की कोई वैल्यू रखने पे क्या 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा। साइक्लिसिटी से तो तुम डायरेक्ट बदल सकते हो, नहीं आएगा, इसमें लास्ट में 6 आएगा, राइट। लेकिन साइक्लिसिटी अगर तुम नहीं जानते हो तो फैक्टर तुम करके भी पता कर सकते हो। देखो कैसे, जैसे मान लो इसके फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 2 और 3 आएगा, करेक्ट, और इसका तो फैक्टर होगा नहीं क्योंकि 5 है। तो 5 को तुम चाहे एक लास्ट में 0 आने के लिए 10 आना ज़रूरी है। क्या आना ज़रूरी है? 10, और 10 आने के लिए 2 और 5 फैक्टर का होना ज़रूरी है। 2 और 5 फैक्टर नहीं होगा तो 10 कभी आएगा नहीं, 10 कभी आएगा नहीं तो 0 कभी आएगा नहीं। यहाँ पे 5 तो है लेकिन 2 का फैक्टर मौजूद नहीं, इसलिए
कभी भी कोई भी वैल्यू तुम n की जगह रखोगे लास्ट में 0 नहीं आने वाला है। इस केस में 2 है हमारे पास लेकिन 5 नहीं मौजूद है, इसलिए 10 नहीं आएगा। तो तुम ये भी कह सकते हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज, राइट, कि फैक्टर जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं कि इसको 200 बार लिख दोगे तो 2, 3 की जगह कुछ दूसरा आना शुरू हो जाएगा, नहीं, वो यूनिक है फैक्टर। 6 के वही हमेशा रहेंगे, तुम चाहे उनको 1000 टाइम 2000 टाइम या कितनी बार भी रिपीट करो। इसका मतलब किसी भी कंडीशन में 6 के फैक्टर में कभी 5 नहीं आ सकता, राइट, 6 में कभी 5 नहीं आ सकता। 5 नहीं आएगा तो 2 के होने से 0 तो नहीं आएगा। तो 10 आने के लिए हमेशा ज़रूरी है कि 2 और 5 का फैक्टर मौजूद हो, करेक्ट। तो इस तरह से हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। लिंक्स मौजूद होगी डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर से चेक करें ताकि तुमको क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व करने आ जाए। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने इस क्लास में बताई। आई होप तुमको एक तरह का रिवीजन जरूर हो गया होगा इस क्लास में। बाकी डिटेल में थोड़ा और बेहतर ढंग से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, उसको ज़रूर से चेक करें। तो बस यही मेन टॉपिक थे। सबसे पहले टर्मिनेटिंग वाला कॉन्सेप्ट तुमको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, राइट। टर्मिनेटिंग वाला कि कैसे डिसाइड करें कि नंबर टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, राइट। यूक्लिड डिवीजन लेमा के 2 एप्लीकेशन हैं, एक तो प्रूफ करने वाला और एक एचसीएफ निकालने वाला, राइट। उसके बाद हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा आता है, वो तो एचसीएफ में ही इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का आता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में एलसीएम और एचसीएफ हमको निकालना होता है और वो 0 लास्ट में आएगा कि नहीं, वो वाला क्वेश्चन आता है। और इर्रेशनल नंबर में प्रूफ करने वाले क्वेश्चन, जैसे प्रूफ दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं। इनसे रिलेटेड अगर तुम क्वेश्चन कर लोगे तो 100% तुम्हारे मार्क्स बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। चलो, इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।